देखिए, आपने पहले भी इनकाउंटर गैंगस्टर और बाहुलियों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अतीक अहमद के केस में ऐसा क्या था कि पार्लियामेंट नेता और पॉलिटिकल पार्टियां इस पे बात कर रही थी। ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि अतीक अहमद, जिसपे क्रूड बॉम्ब फेंकने तक के आरोप थे, वो हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील में पार्लियामेंट में जाके वोटिंग कैसे करते हैं। एक आदमी जिसपे कानून तोड़ने और मर्डर के आरोप थे, ऐसा क्या होता है कि उसको उसी एरिया का माननीय एमपी बनाकर यह शपथ दिलाया जाता है कि वो इस चीज का ख्याल रखे कि उस एरिया में कोई कानून न तोड़े। और एक गरीब टांगे वाले के लड़के ने कैसे 11,000 की प्रॉपर्टी बना लेती है, और इन सब के बाद वहाँ की आम जनता उसे बार बार वोटिंग करके 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी क्यों बना रही थी। तो इन सब पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको आसानी से समझा जा सके। अतीक अहमद की हत्या पर देश में उठ रही आवाजों को अब विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा है। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ? पूरी प्लानिंग को जो है वो अंजाम दिया जाता है। तो देखिए, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते थे पहले, वहाँ एक गांव है कसारी मसारी, और इस गांव में रहता था एक गरीब टांगे वाला जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद। और इस टांगे वाले के घर में 10 अगस्त 1962 को अतीक अहमद पैदा होता है। अतीक अहमद अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का है। इसके बाद अशरफ अहमद, जो कि खालिद अजीम के नाम से फेमस है। आपने भी अशरफ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। और इसके अलावा 2 बहनें और भी। अतीक का परिवार काफी गरीबी से जूझ तो रहा था ही, साथ में अतीक का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। तो 8 के बाद उन्होंने कोयला चुराने और बेचने का काम शुरू कर दिया था। एक्चुअली इनके गांव से एक कोयले की मालगाड़ी जाती थी, ये वहां से कोयला चुराते थे और उसको बेचते थे। जब कोयले के बिजनेस में अतीक का थोड़ा प्रॉफिट हो गया तो उसने अपने एरिया के और कुछ लड़के को शामिल कर लिया और एक तरह से उनका लीडर बन गया। और इसी बीच इन्होंने सलीम शेरवानी, जो कि उस टाइम पे उस एरिया के एमपी थे, उसके लिए बाउंसर का काम किया था। अब देखिए, इन सब के बावजूद जैसे तैसे अतीक 10th का एग्जाम देते हैं, लेकिन वो 10th में फेल हो जाते हैं। और 10th में फेल होने के बाद वो पूरी तरह से कोयला के बिजनेस में घुस जाते हैं। और 17 साल की उम्र में 1979 में ये कोयले के बिजनेस में पूरी तरह से घुसने के बाद इनके ऊपर पहला मर्डर केस आता है कोयले के बिजनेस को लेकर, और ये मामला कुल्लाबाद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होता है। और ये पहला केस था जो कि अतीक अहमद के ऊपर रजिस्टर होता है। 1979 से लेकर 1982 तक अतीक अहमद कोयले के बिजनेस के साथ एक्सटॉर्शन, वसूली करना, इन सब धंधे में भी घुस चुका होता है। और ये जितना भी ये काम कर रहा था, ये बहुत ही छोटे लेवल पे चल रहा था। और उसी एरिया में सेम टाइम पे एक बड़ा गैंगस्टर था जिनका नाम था शौक ALI, जिसे लोग चांद बाबा कहते थे। और ये इतना पावरफुल था, कहा जाता है कि इसके मर्जी के हिसाब से उस एरिया में सब कुछ होता था। अगर ये दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात में। ये पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग थे, इनके ऊपर बड़े बड़े नेताओं के हाथ थे, और पुलिस इनके एरिया में जाती तक नहीं थी। और इनके जो लड़के होते थे, जो इनके काम करते थे, पुलिस उनको टच तक नहीं करती थी। 1988 में इस एरिया में नए पुलिस ऑफिसर नवरंग सिंह आते हैं, और नवरंग सिंह मात्र पैसे पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने चांद बाबा को घेर कर पकड़ने की कोशिश की थी। चांद बाबा तो बचकर निकल जाते हैं उस दिन, लेकिन वो उसी रात को सेम डे में पूरे पुलिस स्टेशन को आके घेर लेते हैं, वो और उसके आदमी, और पुलिस स्टेशन पे अंधाधुंध फायरिंग और बॉम्ब फेंकते हैं। चांद बाबा का जो बॉम्ब बनाने का स्टाइल था वो बहुत ही यूनिक था, इसलिए लोग इसे बॉम्बाज भी कहते थे। इसके आदमी बॉम्ब बनाने का एक बैग रखता था जिसमें बॉम्ब बनाने का औजार रहता था, और ये ऑन द स्पॉट बॉम्ब बना के मारते थे, इसलिए लोग इसे बॉम्बाज भी कहते थे। इधर चांद बाबा अपना काम हाई लेवल पे कर रहा था, वहीं अतीक अहमद अपना काम छोटे लेवल पे कर रहा था। फिर एक दिन अतीक अहमद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके ऊपर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है, और अतीक अहमद पूरे यूपी में पहला शख्स था जिसके ऊपर गैंगस्टर का आरोप लगते हैं। और अब वो जेल चला जाता है, और इसी बीच उसको किसी ने चांद बाबा के बारे में बताता है कि तुमको अभी एक ही बंदा इस करंट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, वो है अतीक अहमद। और ये वही टाइम होता है जब अतीक अहमद चांद बाबा से मिलने जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। चांद बाबा उनकी मदद भी करते हैं, और कहा जाता है कि चांद बाबा ने इसके लिए दिल्ली से सोर्स लगाया था और अतीक अहमद को सेम डे में छुड़वाया था। जब अतीक अहमद को छुड़वाया गया तो अतीक अहमद चांद बाबा से मिलने जाते हैं, तो चांद बाबा को अतीक के अंदर काफी टैलेंट दिखता है और वो अपने काम में उसको रख लेते हैं। अब अतीक चांद बाबा के साथ मिलकर और पावरफुल बन जाते हैं, और इनके साथ जो पुलिस का डर था अतीक का, वो खत्म हो जाता है। अब चांद बाबा से मिलने के बाद अतीक अहमद वसूली के धंधे से लेके, गन का सप्लायर से लेके, ब्लैक जितना भी था 2 नंबर का इलीगल काम, वो सारा सीखता। वो भी बहुत अच्छे से बॉम्ब बनाने तक के काम सीखता है। और ये चांद बाबा के साथ रहकर ये देख सकता है कि चांद बाबा जो है वो छोटे छोटे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। और इस बात को लेकर वो चांद बाबा से बात करते हैं कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना है। और इस बात को लेकर चांद बाबा और अतीक अहमद में काफी झगड़ा हो जाता है,
और दोनों अलग हो जाते हैं। देखिए अतीक अहमद बहुत ही शातिर इंसान था। वो चांद बाबा के साथ मिलकर वो सारी चीजें सीखता है और बाद में उन्हीं का कंपटीशन बन जाता है। अब 1989 में असेंबली इलेक्शन आता है और अतीक अहमद खुद का एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाकर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और उसी सीट पे सेम एरिया से चांद बाबा भी खड़े होते हैं। इस चीज को लेकर काफी सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभय अवस्थी जो कि एक सोशल साइंटिस्ट और फॉर्मर इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, उनके थ्योरी लेकर चलता हूं। चांद बाबा अतीक अहमद को चेतावनी देते हैं कि वो इस इलेक्शन से हट जाए वरना उसके फैमिली को और उसको मार दिया जाएगा, लेकिन अतीक डरता नहीं है, वो इलेक्शन से पीछे हटता बिल्कुल भी नहीं है और ये इलेक्शन अतीक अहमद जीत भी जाता है। और इलेक्शन जीतने के कुछ दिन बाद ही चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। अब चांद बाबा का मर्डर हो जाता है और उस एरिया का एमएलए अतीक अहमद बन जाता है। चांद बाबा के मरने के बाद जितना भी 2 नंबर का धंधा है वो अतीक अहमद अपना हैंड ओवर कर लेता है। और ये अतीक अहमद के गैंगस्टर में जितने भी लोग होते हैं वो बेसिकली किसी पार्टिकुलर कास्ट से नहीं होते थे। इनके गैंग में हर तरह के लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम, और ये क्राइम भी करते थे तो किसी पार्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं करते थे। इनका बेसिकली टारगेट होता था कि जिसके पास माल रहे, जिसके पास पैसा रहे, उनको टारगेट करते थे, उनके साथ क्राइम करते थे। अब देखिए 1989 में अतीक एमएलए तो बनता है ही, इसके साथ 1989 से लेकर 2004 तक कंटिन्यूअसली ये 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी भी बनते हैं। और इनके ऊपर जो भी आरोप लगते थे कि यही लगते थे कि ये लैंड कब्जा करते हैं, लोगों से वसूली करते हैं, और इसके ऊपर एलिगेशन ये भी लगे कि ये इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन टैक्स के नाम पे बिजनेसमैन से, कॉर्पोरेट वालों से, होटल वालों से, रेस्टोरेंट वालों से चंदा लेते हैं। और इनके ऊपर यहाँ तक कि भी एलिगेशन लगे हैं कि भैया ये इलेक्शन के टाइम पे बूथ कैप्चरिंग करना, ट्रक में दूसरे इलाकों से, एरिया से लोगों को भर के लाना वोटिंग के लिए, इन सब के जो आरोप लगते थे। और इनसे भी बड़ा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां के लिए बहुत ही आसानी से फंड जुगाड़ कर देते थे और इनके कहने पे बहुत भीड़ हो जाती थी और गन लेके लोग आ जाते थे। इनफैक्ट 1995 में आपने मायावती गेस्ट हाउस कांड के बारे में सुना होगा, जिसमें कि मायावती को एक रूम में बंद होना पड़ता है और इसका आरोप भी अतीक अहमद के कपार पर भी आता है। और ये केस से अतीक अहमद और भी फेमस हो जाता है। उस एरिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है अतीक अहमद को जानने लगती है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती थी कि अतीक उनके साथ आ जाए। 2004 में समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट देती है और ये चुनाव अतीक जीत भी जाता है। देखिए वैसे आपको बता दें कि फूलपुर सीट कोई आम सीट नहीं थी, ये वही सीट है जहां से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। इसी सीट से जीतकर फिर बाद में उसकी सिस्टर यहां से लड़े थे और बीपी सिंह भी इसी सीट से सांसद बनकर प्रधानमंत्री की सीट का शपथ लिए थे। तो ये फूलपुर जो लोकसभा सीट था वो आसान सीट नहीं था। यहाँ से अतीक का जितना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये आजादी के समय से काफी कॉम्प्लिकेट सीट रहा था। यहाँ से आजादी मतलब अतीक अहमद जीत गया तो बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए आपको तो एक बात पता होगा ही कि एक कैंडिडेट या तो एमपी रहेगा या तो एमएलए रहेगा, दोनों पोस्ट को नहीं रख सकता है। तो अतीक अहमद एमएलए का पोस्ट रिजाइन करके फूलपुर विधान लोकसभा में एमपी का सीट पकड़ लेता है। अब देखिए उस एरिया में एमएलए का सीट खाली हो जाता है, उस पर होना होता है बाई इलेक्शन। तो अतीक अहमद वहां से अपने भाई अशरफ अहमद को टिकट दिलाते हैं और सेम सीट में 2004 में बीएसपी से राजू पाल को टिकट मिलता है और ये चुनाव राजू पाल 4000 वोटों से जीत भी जाता है। और ये बात अतीक अहमद को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और जैसे आपको बता दें कि राजू पाल भी कोई सच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसका भी टच बड़े बड़े गैंगस्टर से था और उसके ऊपर भी आरोप था कि उन्होंने अनीस पहलवान को मरवाया है। हालांकि ये आरोप थे जो कि प्रूफ नहीं हुए थे। तो अक्टूबर 2004 में राजू पाल वहां से एमएलए बन जाता है। इसके अगले महीने उस पर अटैक होते हैं, फिर बॉम्ब फेंके जाते हैं, उस पर गोलियां चलाई जाती है, लेकिन राजू पाल बच जाते हैं। फिर इसके 2 महीने बाद उस पर फिर से अटैक होते हैं, उन पर फिर से गोलियां चलाई जाती है, इस बार भी राजू पाल बच जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट मंथ यानी 16 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है और शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी 2005 को राजू पाल अपने कुछ लोगों के साथ 2 गाड़ियों के साथ अपने गांव जा रहे थे रिपब्लिक डे पे। और हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, इसके साथ उमेश पाल भी थे। उमेश पाल इनका लॉयर था और इनका दोस्त भी था और यही सारी दिक्कत बनता है अतीक अहमद के लिए कि उस दिन जो भी इंसिडेंट होता है उमेश पाल इनके बीच में थे या नहीं थे। तो आइए मैं वो अभी आपको आगे क्लियर कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो ये जा रहे थे, करीब 3 बजे इनके गाड़ियों को मेन बाजार पे रोका जाता है 20-25 लोगों के द्वारा और इस पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती है।
राजू पाल को कई गोलियां लगती है तो उनके लोग उसको टेम्पू में भर के हॉस्पिटल की ओर लेके जाते हैं। ये गुंडा हॉस्पिटल तक उनके पीछा करते हैं और वहां पे भी जाके गोलियां चलाती है। राजू पाल को टोटल 9 गोलियां लगती है और उसका ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जब लोगों को ये बात पता चलता है कि राजू पाल का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया है, जो कि एक विधायक था, तो राजू पाल के जितने समर्थक थे और बीएसपी के जितने समर्थक थे वो पूरा हंगामा करते हैं, रोड पे आ जाते हैं। अब लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। फिर पूजा पाल, जो कि केवल 9 दिनों में विडो हो चुकी थी, वो पुलिस स्टेशन जाती है और एफआईआर करती है कि उसके पति को मरवाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद और 7 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज करती है। लेकिन इस केस में काफी कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन उस सीट पे फिर से बाई इलेक्शन होना होता है। तो इस बार बीएसपी राजू पाल की वाइफ पूजा पाल को उसी सीट से टिकट देती है और इधर अतीक का भाई अशरफ, और इस बार अशरफ वो चुनाव जीत जाता है। अब देखिए उस एरिया का माननीय एमपी अतीक अहमद, माननीय विधायक उसका भाई अशरफ, और उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार। तो पूरी तरह से प्रयागराज में 2007 तक अतीक अहमद का जो दबदबा था, वो लेवल जो था वो हाई बहुत था, और अतीक अहमद का जो काम करने का तरीका था बहुत ही यूनिक था। एक तरफ इसके ऊपर आरोप लगते थे कि ये वसूली करते हैं, लैंड कब्जा करते हैं, बिजनेसमैन से टैक्स लेते हैं इलेक्शन टैक्स के नाम पे, और दूसरी ओर ये आम जनता गरीबों की मदद भी करते थे। जैसे दहेजों के बारे में लेके कि शादी में कितना दहेज आएगा, 2 पार्टियों के बीच में जाकर उसका फैसला करते थे। 2 भाइयों के बीच अगर लैंड डिस्प्यूट रहता था उसका मामला ये क्लियर करते थे, और इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। और कहा जाता है कि उस समय इसका अपना एक सेपरेट कोर्ट चलता था जहाँ पे आम जनता आती थी और इनका प्रॉब्लमों का सॉल्व करते थे अतीक अहमद। तो 2007 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता और प्रयागराज में अतीक अहमद का बहुत दबदबा होता। लेकिन 13 मई 2007 को फिर से इलेक्शन आते हैं और इस बार यूपी में एसपी को हराकर बीएसपी अपनी सरकार बनाती है, और मायावती के नेतृत्व में राजू पाल की वाइफ पूजा पाल अतीक के भाई अशरफ को हराकर उस सीट पे जीत दर्ज करती है। अब बीएसपी की सरकार बनने के बाद 2006 तक जितने लोग दब के रह रहे थे अब वो बाहर आने लगते, और इसमें सबसे हाईलाइट में था उमेश पाल, जो कि राजू पाल वाले इंसिडेंट का एकमात्र विटनेस थे। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर करते हैं कि 2006 को अतीक अहमद उसे किडनैप कर लेता है और उस पर जबरदस्ती का दबाव बनाया गया था कि वो अपना बयान चेंज करे, नहीं तो उनको फैमिली को मार दिया जाएगा। तो उन्होंने दबाव में आकर अपना बयान चेंज किया था कि मुझे कुछ नहीं पता है। अब ये जो अतीक अहमद के ऊपर ये किडनैपिंग वाला केस करते हैं उमेश पाल, यही वो केस है जिससे कि अतीक अहमद को बुरी तरह आगे जाके फंस जाते हैं, और कहा जा सकता है कि यही किडनैपिंग वाला केस उमेश पाल वाला जो था यही मौत का कारण भी बना अतीक अहमद का। जब ये केस उमेश पाल रजिस्टर करते हैं उसके बाद अतीक गायब हो जाता है। फिर इनको 2008 में पकड़ा जाता है, जो कि दिल्ली में छुपा होता है, पुलिस वहां से गिरफ्तार करती है। कहा जाता है कि अतीक दिल्ली में इसलिए छुप गए थे क्योंकि इसको डर था कि इसको पकड़कर इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब एक तरफ अतीक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में लाया जाता है, लेकिन भाई जेल तो आ जाते हैं, लेकिन भाई ये थे तो एमपी ही ना। और वहीं दूसरी ओर हमारे देश का 2008 में उसी टाइम पे सेम ईयर में न्यूक्लियर डील साइन होने वाला था यूएस के साथ। अब इस डील को लेकर पार्लियामेंट में काफी घमासान मचा हुआ था पक्ष और विपक्ष में। ऑपोजिशन वाला का कहना था कि भैया ये न्यूक्लियर डील जो साइन है यूएस के साथ वो हम नहीं होने देंगे, और ये काफी विरोध कर लेते पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में काफी विरोध होने के बाद ये फैसला लिया गया कि इस पे वोटिंग होगा। अगर वोटिंग इसके पक्ष में आता है तो इंडिया यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन करेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो इस वक्त कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की बहुत जरूरत थी, क्योंकि तभी कांग्रेस के पास टोटल 228 मेंबर्स थे और 43 मेंबर्स कम पड़ रहे थे। तो वो समाजवादी के पास जाते और उससे अपनी समर्थन मांगते, और बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, ओपोजिशन, रूलिंग, सभी अपना गणित बिठा रहे होते कि कैसे कैसे वोटिंग करना है। वोटिंग होने से ठीक 48 घंटे पहले जेल से 6 आदमी को निकाला जाता है और उसे पार्लियामेंट बुलाया जाता है। उनमें से एक अतीक अहमद भी होता है, और ये आज भी रिकॉर्ड है कि हमारे देश में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अतीक अहमद ने भी वोटिंग किया था। तो इनको सबको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जैसा बोलेगा अतीक अहमद बिल्कुल वैसा ही करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में अतीक अहमद वोट डालते हैं, यानी कि न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में। और इस बात से नाराज होकर समाजवादी पार्टी अतीक अहमद और 6 एमएलए को पार्टी से निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ से अतीक अहमद जेल में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप थे वो प्रूव नहीं होते हैं, कोर्ट में हायरिंग चल रही होती है। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अतीक अहमद पर अब तक 100 से भी ज्यादा केसेस
हुए हैं मर्डर के, किडनैपिंग के, लेकिन कोई भी केस प्रूव नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी गवाह नहीं मिलता था। अगर कोई गवाह मिलता था तो उसका बयान चेंज हो जाता था, अगर कोई या फिर कोई गवाह आने वाले होता था तो उसका किसी न किसी कारण से मौत हो जाता। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि जिन पुलिस वालों का ड्यूटी अतीक अहमद को लगता था कि उनकी हथकड़ी खोलना या फिर एक रूम से दूसरे रूम शिफ्ट करना जेल में, वो अपना जो नेम टैग होता था वो छुपा लेते क्योंकि उनको डर था कि अतीक अहमद का नाम पता चल गया तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना खौफ था उस बंदे का। और उसी पार्टिकुलर टाइम पे 10 जजेस ऐसे थे जिन्होंने अतीक अहमद का केस सुनने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि भैया हम रिजाइन कर देंगे लेकिन अतीक अहमद का केस नहीं सुनेंगे। तो ये सब कारण था जिससे अतीक अहमद का केस एक भी प्रूफ नहीं हुआ था, सिवाय एक, वो भी उसके मरने के कुछ दिन पहले ही प्रूफ हुआ था। तो यहाँ तक तो कोई केस प्रूफ नहीं हुआ था। तो अतीक अब चुनाव लड़ सकता है। तो 2009 में वो बाहर आते हैं और अपना दल पार्टी बना के इलेक्शन लड़ते हैं और ये चुनाव वो हार जाते हैं। फिर 2012 में वो बेल पर बाहर आते हैं और इस बार वो पूजा पाल के खिलाफ, जो कि राजू पाल की वाइफ थी, उसके खिलाफ विधायक का सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी वो हार जाते हैं। फिर 2014 में समाजवादी पार्टी से माननीय मुलायम सिंह यादव जी अतीक अहमद को फिर से टिकट देते हैं, लेकिन इस बात से अखिलेश यादव जी काफी नाराज हो जाते हैं और अपने फादर से झगड़ा कर लेते हैं कि अतीक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। फिर भी अतीक को टिकट मिलता है और वो चुनाव भी अतीक हार जाता है। तो इस तरह बैक टू बैक चुनाव हारने के बाद अतीक को ऐसा लगता है कि भैया अब हमारा पॉलिटिक्स जो है वो करियर उतना अच्छा नहीं रहा और अतीक का पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट कम होने लगता है और ये फिर से जेल में चले जाता है। फिर 2000 और ये जब भी जेल से बेल पे बाहर आते थे तो ये कोशिश करते थे कि भैया आम जनता के टच में रहे और उनकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करे। फिर अतीक अहमद से एक ऐसा गलती होता है जिससे कि ये फिर जेल चले जाते हैं और इस बार इसको बेल भी नहीं मिलती है। दरअसल देखिए, इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, सैम हाइजन पोर्टर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ के कुछ स्टाफ ने 2 स्टूडेंट को मना कर दिया था एग्जाम देने से। दरअसल वो स्टूडेंट चीटिंग कर रहे थे तो उसको एग्जाम देने से मना कर दिया। और जब ये केस अतीक अहमद के पास जाता है तो अपने पूरे दल बदल गुंडा के साथ उस कॉलेज में आते हैं और वहाँ के टीचर और स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं और ये वीडियो वायरल हो जाती है। तो फिर 17 फरवरी 2017 अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस टाइम पे जो राजू पाल का केस है उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है और 2017 में ही खेल और भी बदल जाता है क्योंकि यूपी में 2017 में योगी जी की सरकार आ जाती है। यहाँ से फिर इसको जेल में शिफ्ट किया जाता है, देवरिया जेल। लेकिन जेल में तो आ जाते हैं अतीक अहमद, लेकिन यहाँ से इनका जो क्राइम करने का लेवल था वो कम नहीं होता है। अभी भी इनका क्राइम लेवल जो था जेल में भी रख के किया जा रहा था। 2018 में एक बिजनेसमैन थे लखनऊ के मोहित जायसवाल, उनको किडनैप किया जाता है और उनको अतीक अहमद के पास देवरिया जेल लाया जाता है और उनसे जबरदस्ती कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया जाता है और उसके तो मारपीट भी किया जाता है। जब वो मोहित जायसवाल जेल से बचकर बाहर निकलते तो वो जाके एफआईआर करते हैं कि मेरे को अतीक अहमद के द्वारा जेल में ले जाया गया था और मेरे 40 करोड़ की संपत्ति वो अपने फैमिली के नाम पे करवा ली है और इनफैक्ट मेरे को वहाँ के लोगों के द्वारा मारा भी गया और पुलिसों ने भी मेरे को मारा है। भाई इतना बड़ा कांड पुलिस के बिना थोड़ी हो सकता है। तो ये केस के बाद काफी सनसनी हो गया कि भैया अतीक अहमद का जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसको जेल से भी नहीं रोका जा सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि अतीक अहमद को देवरिया जेल से साबरमती जेल शिफ्ट किया जाए। फिर उनको देवरिया जेल से साबरमती जेल शिफ्ट किया जाता है। इसी के साथ सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था राजू पाल वाले केस को लेकर वो 2022 तक कम्प्लीटली हो जाता है पूरी तरीके से और सीबीआई टोटल 5 लोगों का नाम मेंशन करती है जिसमें अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद का नाम था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि सीबीआई ने उमेश पाल को, जो कि एक मात्र विटनेस थे राजू पाल वाले इंसिडेंट में, उनका नाम हटा दिया था विटनेस लिस्ट से क्योंकि उमेश पाल का बयान काफी बार बदले थे। तो ऑफिशियली अब जो उमेश पाल थे वो विटनेस नहीं रहे थे तो उनका अतीक अहमद से कोई खतरा नहीं था। तो 24 फरवरी 2023 तक अतीक अहमद का जो केस था वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था और 24 फरवरी 2023 उमेश पाल अपने गनर के साथ कोर्ट की हेयरिंग रहता वहां जाता है और इनको अब अतीक अहमद से कोई खतरा था नहीं तो ये अपने गनर के साथ कोर्ट पे इनका हेयरिंग रहता वहां जाते हैं। तो जब वो वहां से घर आते हैं वापस तो जब जैसे ही नीचे उतर रहे होते तो इनके ऊपर 7 लोग अटैक करते हैं, इनके ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं और गोलियां चलाती है और ऑन द स्पॉट इनके गनर और उमेश पाल की मौत हो जाती है। और जितना भी ये सारा इंसिडेंट होता है ये उमेश पाल की मदद के सामने होता है। और फिर इसके नेक्स्ट डे उमेश पाल की वाइफ जया पाल पुलिस स्टेशन जाती है और ये एफआईआर करती है
कि उसके पति को तो मार दिया गया है, इस साथ में उनको भी कॉल आया कि उनको भी मार दिया जाएगा। और इस एफआईआर में उन्होंने अतीक अहमद का, उसका भाई अशरफ अहमद का, अतीक के वाइफ का, अतीक के बेटे का और 6 लोगों का नाम लेते हैं। अब देखिए, जिन जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर योगी जी ने ये तक कह दिया था कि इन सबको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो भाई जिन जिन का नाम था उनके लिए बहुत ही खतरा बन गया था। अतीक अहमद और अशरफ अहमद पहले ही पुलिस कस्टडी में थे। अतीक साबरमती के जेल में और अशरफ बरेली के जेल में, और बाकी के जितने भी थे वो सारे के सारे फरार हो जाते हैं। और ये जो यूपी के अंदर फुटेज वगैरह होती है वो बहुत ही तेजी से ट्रिगर होती है, मतलब वायरल बहुत ही होती है। तो सीबीआई को उमेश पाल का इंसिडेंट का फुटेज हाथ लगती है और ये वायरल भी हो जाती है। तो पुलिस इस फुटेज का स्कैन करके स्टेटमेंट देती है कि इस में 7 लोग शामिल थे, जिसमें से असद जो कि अतीक का बेटा है, अरबाज जो उस दिन ड्राइवर था उमेश पाल के इंसिडेंट में, उस्मान जिसने पहली गोली चलाई थी, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, ये 7 लोगों का नाम पुलिस देती है। देखिए, ये इंसिडेंट 24 फरवरी 2023 को होता है और इसके 3 दिन बाद ही 27 फरवरी 2023 को अरबाज जो कि उस दिन उमेश पाल वाले इंसिडेंट में ड्राइवर था, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। क्योंकि ये एक नेहरू पार्क फॉरेस्ट है, प्रयागराज में है, वहां पे उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब 7 में से बचते हैं 6। अब 6 मार्च 2023 को नंबर आता है उस्मान का, जिसने पहली गोली चलाई थी, और ये उस्मान को विजय चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका भी प्रयागराज के अंदर एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस स्टेटमेंट देती है कि ये भाग जाता है हम लोग से, तो इनको गोली लग जाती है और फिर इसको हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो जाती है। जबकि उस्मान की वाइफ उल्टा पुलिस पे आरोप लगाती है कि मंडे की सुबह पुलिस आती है उनके घर और उस्मान को घर से उठाकर लेकर जाती है और फेक एनकाउंटर में मार दिया जाता है। खैर, इनसे कुछ ज्यादा कुछ होता है नहीं। तो अब 7 में से 2 का एनकाउंटर हो चुका था, बचे थे 5। अब इसी बीच 28 मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला आता है उमेश पाल का किडनैपिंग केस वाला में, और अतीक अहमद को इसमें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और ये पहला केस है जिसमें कि अतीक अहमद को सजा होती है। यही अंतर होता है क्रिमिनल और बाहुबली में। बाहुबली में इतना बल होता है कि उनका क्राइम प्रूव ही नहीं होता है, कि उनको क्रिमिनल बाहुबली कहते हैं। अब देखिए, इनका केस प्रूव हो गया था, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, तो इनको साबरमती से यूपी लाना होता है। जब इनको साबरमती से यूपी लाया जा रहा था तब मीडिया इनका 1 मिनट के लिए साथ नहीं छोड़ी थी। वैसे आपको बता दें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाना अतीक अहमद बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूपी सरकार को साबरमती से यूपी लाने का कॉस्ट 10 लाख पड़ा था। साबरमती से अतीक अहमद को और बरेली से उसके भाई अशरफ अहमद को प्रयागराज के जेल में लाकर बंद कर दिया जाता है। फिर इसके बाद तारीख आता है 13 अप्रैल 2023। उन 7 में से जो 5 बच गए थे, 13 अप्रैल 2023 को असद, अतीक का बेटा और गुलाम का इनकाउंटर हो जाता है झांसी के अंदर। अब देखिए, अतीक का टोटल 5 बेटा था। पहला जो कि उमर, जो कि लखनऊ सेंट्रल जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली जो कि नानी सेंट्रल जेल में बंद है, और तीसरा असद जिनका झांसी के अंदर इनकाउंटर करते हैं। इसके अलावा 2 बेटे और भी हैं जो भी 9th और 10th स्टैंडर्ड में है। उनको फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर ली और जुवेनाइल सेंटर में डाल दी गई। अब इन सब चीजों के बाद अतीक की वाइफ पुलिस स्टेशन जाती है और एफआईआर करती है कि उनके पति का भी इनकाउंटर किया जा सकता है। और अतीक ने खुद बोला था कि उनको पुलिस वालों ने धमकी दिया है कि तुम लोग भी मारो जाओगे। तो अतीक ने उस पुलिस वाला का नाम एक सील इनवॉल्व में लिखकर अपने लॉयर को दे दिया था, ताकि अगर मेरे साथ कुछ हो तो ये सील जो इनवॉल्व था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी हाई कोर्ट और यूपी सीएम को दे दिया जाए। आखिर ये सील इनवॉल्व में किसका नाम था, ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर काफी बवाल मचा हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, रिपोर्ट आएगी जांच के बाद। तो भैया 13 अप्रैल 2023 को असद और गुलाम का इनकाउंटर कर दिया जाता है। फिर इसके अगले दिन 14 अप्रैल 2023 को इनकी डेड बॉडी को इनका गांव कसारी मसारी लाया जाता है। ये वही गांव है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जहां अतीक अहमद पैदा होते हैं। अब इनकी डेड बॉडी का अंतिम क्रिया करने के लिए लाया जाता है, तो बगल के पुलिस स्टेशन, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक धूमनगंज पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे अतीक अहमद और अशरफ अहमद बंद थे। तो पुलिस इनको वहाँ पे आने नहीं देती है, मना कर देती है। फिर कोर्ट का फैसला आता है कि भैया अतीक अहमद और अशरफ अहमद का रेगुलर मेडिकल चेकअप किया जाए, ताकि उनके साथ अगर मारपीट हो तो ये पता चल सके। तो उनको धूमनगंज पुलिस स्टेशन से कैल्विन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जो कि धूमनगंज से 10 मिनट की दूरी पे है, मेडिकल चेकअप के लिए। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो हॉस्पिटल पहुंचने से थोड़ी देर पहले उनके गाड़ी को रोका जाता है और वो लोग हॉस्पिटल की ओर पैदल बढ़ते। तभी वहाँ पे उनको मीडिया कर्मी आके घेर लेते हैं। उन्हीं में से 3 फेक मीडिया कर्मी बन के आते हैं
और अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मार देते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी देखा ही होगा फुटेज में। तो भैया अब ये सवाल आता है कि ये 3 लोग हैं कौन और इन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारा क्यों। तो भैया देखिए, जब पुलिस उन तीनों को पकड़ा तो उन लोग का बयान यही आया कि भैया हमको क्राइम वर्ल्ड में बहुत बड़ा अपना नाम बनाना था, इसलिए मुझे एक मोटा माल आदमी का तलाश था। तो अतीक अहमद काफी अभी चर्चा में था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। खैर पुलिस इस पर अभी कर ही रही है जांच, क्या लोचा लपटा है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी का मौत हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। फिर ये सवाल है भैया, ये जो 3 जो लोग थे वो अलग अलग सिटीज में रहते थे, ये दूसरे कभी मिले थे नहीं, एक दूसरे को जानते थे नहीं, तो फिर इन लोगों ने अतीक अहमद को मारा क्यों। इनमें से 2 मैं नाम बता देता हूँ सबका। इनमें से पहला नाम है लवलेश तिवारी, दूसरा सन्नी और तीसरा अरुण मौर्य। ये तीनों बिल्कुल ही अलग सिटीज में रहते थे। इनमें से जो सन्नी है और अरुण मौर्य ये 2021 में बांदा जेल में मिले थे, फिर इनके बाद इनका मुलाकात नहीं हुई थी। तो भैया अब सवाल आता है कि इन्होंने जो वेपन का यूज किया तो काफी स्टैंडर्ड वेपन था, और ये वेपन यूएस और मलेशिया के सेना यूज करते हैं, जिसकी कीमत 6 से 7 लाख है। तो भैया इसको खरीदने का पैसा कौन दिया इनको। इनके पास तो इनफैक्ट खाने तक के पैसे नहीं थे, इनके जो कपड़े थे वो फटे पहने थे, इनका घर की स्थिति बहुत खराब थी। तो ये लोग पहले दिल्ली में मिलते हैं, फिर वहां से प्रयागराज आते हैं। तो ये ट्रेवल का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा कौन देता है। यहाँ तक कि जो वो फेक मीडिया कर्मी बन के आते हैं तो वहाँ का जो माइक था, जो कैमरा था, इनका पैसा कौन दिया था, आखिर कौन है इसके पीछे। बाकी जितना भाई मुझे नहीं पता, इन चीज सब पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस कस्टडी में किसी का मर्डर हो जाना, ये एक डेमोक्रेसी के लिए वास्तव में सचमुच बहुत ही बड़ी चुनौती वाला सवाल है। क्योंकि जो बंदा पुलिस कस्टडी में रहता है उनका दोनों हाथ बंधे रहते हैं, कभी वो अपना खुद सेल्फ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पूरी जिम्मेदारी होता है कि पुलिस उसको प्रोटेक्ट दे, और इस बीच में कोई आके उसको मर्डर कर जाता है तो इन लोगों का लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा उठ जाता है। फिर उनको लगने लगता है कि उनका जो निजी मामला है वो खुद गैंगस्टर बन के सॉल्व किया जा सकता है, ये पुलिस के चक्कर में क्या पड़े। वो क्या है, फिर आप किसी को एक बार तो बंदूक दे देते हो, फिर आपका उससे पूरी तरह से कंट्रोल हट जाता है, चाहे कोई भी हो। तो ये सवाल अभी घिरा हुआ है, और फिलहाल इसके बारे में मुझे तो इतना ही पता है, और जितना मैंने पता कर लिया था वो कोशिश किया कि अच्छा से बता दूं। फिलहाल इतना ही, और कुछ अपडेट मिलता है तो बताते हैं। तब तक के लिए प्रणीपात।